एनकेएम यानी अल्ताफ हुसैन और जरदारी आमने सामने, दोनों के सामने सामने मार्का लग चुका है। ये मामला हुआ का है, आज की बड़ी खबर। मामला पीर पगारा और एनकेएम के तसादुम का है या फिर कहानी कुछ और है? तहरीके इंसाफ में 3 बड़े नाम देने वाले हैं इस्तीफा। अब अगर किसी ने कहा यूनिवर्सिटी रोड आबनाए हुर्मुज तो फिर जेल जाएगा, ये धमकी किसने दी है? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुल गई लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला, पता नहीं उन्होंने 300 अरब रुपए का दावा और जन्नत की बातें। कराची में बढ़ती हुई शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कौन कर रहा है? आज के प्रोग्राम में मैं आपको बिल्कुल ये बात बताने वाला हूं कि अल्ताफ हुसैन और जरदारी दोनों आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन ये मामला हुआ कहां है और किस तरीके से हुआ है, आज की जहां सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर मैं आपको ये देने वाला हूं। लेकिन घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, एक बहुत ही बड़ा डाला आएगा, खूबसूरत किस्म का डाला होगा, चमकता हुआ डाला होगा। आप समझ रहे होंगे कोई बहुत ही ताकतवर शख्स गुजर रहा है, क्योंकि यहां पर ताकत का सिंबल वही है। मगर आपको घबराना उस वक्त पड़ेगा कि वही डाला आपके करीब आकर आपको पकड़ेगा, पकड़कर गाड़ी में बिठाएगा और ले जाकर क्या करेगा? ये कराची में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये? मगर उन सब के लिए शर्त यह है कि एक बार फिर हम पर जरूर पाबंदी लगी, लेकिन हम फिर इस पाबंदी से निकल चुके हैं। आप मत डरिएगा, चिचिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कोई लापता नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए और जरूर कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। वो बड़ी खबरें जो आपको अभी हम देने वाले हैं, लग यूं रहा है कराची शहर के अंदर, जहां पर यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीदें की जा रही है, वहीं पर मामला अब कराची में 2 हफ्ते के दौरान 2 अलग अलग जगहों पर ऐसा मामला हुआ है कि लगता यूं है कि एनकेएम पाकिस्तान और उनके साथ पीर पगारा ग्रुप आमने सामने आ चुका है। एक वाकया फायरिंग का जहां पर सुरजानी की गलियों के अंदर पेश आता है, तो फिर दूसरा वाकया बल्दिया टाउन के अंदर पेश आता है। यही वो 2 बड़े इलाके हैं कि जहां पर महाजिर यानी उर्दू बोलने वाले रहते हैं। तो क्या पाकिस्तान के यहां पर और खास तौर पर कराची के अंदर पीर पगारा ग्रुप इस हद तक मजबूत हो चुका है कि वो वहां पर अब उन इलाकों के अंदर बराह रास्त तसादुम की कैफियत हो रही है? किसके दरमियान? एनकेएम पाकिस्तान और पीर पगारा के दरमियान। सुरजानी टाउन का वाकया मैं पूरा बता चुका। बल्दिया टाउन के अंदर एनकेएम के एमपीए के दफ्तर पर फायरिंग की इतलात आई, लेकिन वहीं पर पीर पगारा ग्रुप ये बात कह रहा है कि जनाबे वाला हमें तो बुलाकर हमें मारा गया और हम पर ही फायरिंग की गई। लेकिन कहानी मेरे दोस्तों ये नहीं है जो बताई जा रही है, कहानी ये नहीं है जो बताई जा रही है। मामला कुछ क्रिमिनल विंग्स का है, मामला कुछ लेन देन का है, और जरा सा गौर करेंगे आप तो आपको अंदाजा होगा कि इस सारे वाकयात के अंदर बल्दिया टाउन के वो मायनास क्रिमिनल्स मौजूद हैं दोनों अतराफ से, कि जिनकी तरफ इशारा जल्द होने वाला है, और ये जल्द बहुत बड़ी खबर आएगी। मगर उन सबसे पहले कुछ बड़ी खबरें तो मैं आपको देता रहूं। हुआ कुछ यूं कि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त मुज़ाकरात की मेज पर नजर नहीं आ रहे, जहां पर ईरान का वफ्द बार बार आ रहा है। आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, तारीख जहन में रखिए 24 अप्रैल है, और इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं रात 10 बज रहे हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर सन्नाटा तारी है और सबकी नजरें आसमान पर लगी हुई है। इसलिए आसमान पर लगी हुई है कि जनाबे वाला किसी भी वक्त ईरान के वजीर खारजा, ईरान के स्पीकर और आला शख्सियत आ रही है इस्लामाबाद। लेकिन जब ये इस्लामाबाद आ रही है तो वहां पर शहबाज शरीफ वजीर आजम मौजूद है, वहां पर मौजूद है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब। लेकिन अगर कोई मौजूद नहीं है तो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी।
इस बात को सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो तमाम वीलोगर्स उन्होंने इस मामले को उठाया। उसके बाद तहरीक इंसाफ वालों ने इसके ऊपर शो करना शुरू कर दिए कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब को इस सारे मामले से बाहर रखा गया है या वो खुद से बाहर है। प्रोपेगेंडे का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने ये दावा करना शुरू कर दिया क्योंकि इनके यूएई से अच्छे ताल्लुकात हैं, और किसी ने ये इन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि जनाब इनकी तो यूएई के अंदर जायदादें हैं। ये सारे मामला हुए और यूएई ने पैसे मांग लिए, इसलिए इनको अलहदा होना पड़ा है। मगर दोस्तों भाइयों, ये सारी कहानी के साथ साथ फिर कहानी होती है अगले टर्न पर। किसी ने ये पंजाब के व्लॉगर्स ने खबर चलाना शुरू कर दी कि जनाबे वाला ये मामला तो बड़ा गंभीर हो गया है और आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाया जा रहा है। फिर किसी ने ये कहना शुरू कर दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये मुआहदा तय था कि 2.5 साल के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे। उनका ये मामला नहीं माना जा रहा, इसलिए मामला बहुत कशीदा हो गए। ये सब की सब बातें अफवाहें थी। ये सारी बातें अफवाहें थी। खबर जो देने वाला हूं उसे गौर से सुनिएगा, और इसी गौर से सुनने के लिए आपसे कहता हूं कि चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करें। कहानी अब देने वाला हूं मैं, लेकिन इस सारे मामला में एक टर्न आया। एक सारे मामलात में एक टर्न आया और एक कराची से चंद लोगों ने, पंजाब से बहुत सारे लोगों ने और कराची से चंद लोगों ने ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि क्या आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और उस पर कराची का कोई लौंडा लफ्ज इस्तेमाल हुआ सदर बनने वाला है। फिर क्या था, किसी ने इसको एमक्यूएम लंदन का प्रोपेगेंडा करार दे दिया, किसी ने ये कह दिया कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही है। सिर्फ चंद लोग थे ये जिन्होंने ये कहा, लेकिन हवा बहुत तेज चली। अब मामला यह था कि इसमें कूद गई बरहे रास्त। कौन कौन खबर है। उसके बाद इसमें बरहे रास्त कूदती है बख्तावर भुट्टो जरदारी। बख्तावर भुट्टो जरदारी एक ट्वीट करती है। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अब तक पंजाब के जो वीलोगरों ने कहा, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टिव वीलोगर जो कर रहे थे उस पर कोई बात नहीं कही। उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के वीलोगर ये सारी बातें कर रहे थे उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जहां पर ये बात चलना शुरू हुई तो उन्होंने एक ट्वीट डाली और एक किसी ने ट्वीट की थी, उस ट्वीट का उन्होंने रिप्लाई किया और कहा कि एमक्यूएम के रहनुमा यानी अल्ताफ हुसैन की तरह सदर आसिफ अली जरदारी बाहर नहीं गए हैं। मेरा पहला बुनियादी सवाल जहन में रखिएगा, पहले मुस्लिम लीग नून वालों पर जब जवाब क्यों नहीं आया, तहरीक इंसाफ पर क्यों नहीं आया, और एमक्यूएम के तो चंद लोगों ने कही थी और वो उनका ताल्लुक भी लंदन से नहीं था, और एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी तो अल्ताफ हुसैन साहब को अपना लीडर मानती नहीं है। इशारा क्यों दिया, मैं खबर देने वाला हूं, आपको थोड़ा गौर से समझिएगा, बड़े गौर से दे रहा हूं। पहली लाइन में कहा उन्होंने कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा की तरह आसिफ अली जरदारी बाहर नहीं चले गए, अल्ताफ हुसैन साहब पर बराह रास्त हमला। फिर क्या कहानी थी, फिर कहानी का अगला मोड़ आता है। मैं कहानी पूरी सुनाऊंगा आपको और बड़ी अहम सुनाऊंगा, बड़ी अहम बात बताऊंगा। उसके बाद वो कहती है कि आसिफ अली जरदारी साहब की जितनी जायदाद और दौलत है वो तमाम की तमाम पाकिस्तान में है, उनका कोई बाहर अकाउंट मौजूद नहीं है। वो कहती है कि उनका बाहर कोई अकाउंट मौजूद नहीं है। आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, आप मुझसे ज्यादा चीजों को समझते हैं, मैं क्या कहूंगा आपको मालूम है कि किसके कितने अकाउंट है। लेकिन सवाल यह बनता है कि वो मुहिम तो एमक्यूएम लंदन ने शुरू नहीं की थी, तो एमक्यूएम लंदन पर यानी अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम क्यों। दूसरा बड़ा सवाल, मेरी बात को गौर से समझिएगा, कि बाकी सब पर क्यों जवाब नहीं दिया। और जिस ट्वीट का कहानी में आ जाता है एकदम यू टर्न, कहानी में आता है एकदम यू टर्न, और मामला यह होता है कि जिस शख्स की ट्वीट पर उन्होंने जवाब दिया होता है उस शख्स की ट्वीट ही डिलीट हो जाती है। कौन था वो शख्स। अब इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि तो बराह रास्त एमक्यूएम पाकिस्तान पर या एमक्यूएम लंदन पर इल्जाम आयद हो जाता, लेकिन जब मैंने उनकी ट्वीट में नीचे जवाबात को देखा तो मुझे वहां एमक्यूएम
नजर ही नहीं आई। तो एमक्यूएम क्या उनको जवाब देने से कतरा रही थी? एमक्यूएम पाकिस्तान। अब सवाल यह है कि वो कौन से लोग थे जो कराची से ये खबर चला रहे थे कि कराची का एक लौंडा बनने वाला है सदर? कौन चला रहे थे? बेवजह तो नहीं। कहा जाता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फौरन किसी ने सोशल मीडिया पर चलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू हो चुका। खबर पे खबर आने लगी। कुछ तो है, लेकिन है क्या? है क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बराह रास्त एमक्यूएम के रहनुमा यानी एमक्यूएम लंदन के रहनुमा अल्ताफ हुसैन साहब पर हमला, एमक्यूएम पाकिस्तान पर बिलवास्ता टॉन्ट। तो क्या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान ताल्लुकात कशीदा है? मगर मेरी नजर जाकर रुक जाती है, मेरी नजर जाकर रुक जाती है। कहां पर? डीएचए, डिफेंस में। क्यों? इसलिए कि कामरान टेसोरी यानी कि भाईजान साबिक गवर्नर की वालदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकामात दे। लेकिन हमने सब ने ये देखा कि उनकी नमाजे जनाजा में पीएसपी के लोग तो आए और आकर फौरन चले गए, जबकि उनकी वालदा की आदत में नहीं आए थे। मगर सवाल दूसरा है, जो पहली सफ में लोग मौजूद थे उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, उसमें वजीर आला सिंध थे, उसमें शर्जील इनाम निमन थे, और फिर अगले दिन सोएम ने भी, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। तो सियासी तनाव तो इस हद तक नहीं कि जाती तनाव खराब हो। और आसिफ अली जरदारी का तो अल्ताफ हुसैन साहब से बड़ा जाती ताल्लुक रहा है, और आसिफ अली जरदारी तो बड़े जाती ताल्लुकात रखने वाले शख्स काउंट होते हैं। तो सवाल यह कि इस वक्त इस बात को छेड़ा क्यों गया है, इस बात पर आप गौर कीजिए, इस बात पर आप गौर कीजिए। लेकिन इस बात की गहराई से पहले इस बात का जवाब मैं आगे चलकर आपको देता हूं कि यह मामला क्यों हुआ है, मगर उससे पहले कुछ और खबरें भी तो सुन लीजिए, और खबरें भी सुन लीजिए। और खबरों में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, पहले यहां पर वीगो डाले आते थे तो डर लगता था कि लापता, जैसे मेरे यहां आते थे ना, आकर खड़े हुए और हमने कहा हम तो गए, और गए जा चले जाते, लापता। दूसरी तरफ वो वीगो डाले जो स्टेटस सिंबल बन चुके हैं, एक गार्ड पीछे बिठाओ, ऊपर लाइट लगाओ, और ये जा वो जा, हटो बच्चों की आवाज, ऐसा लगेगा कि शायद इस दुनिया का मालिक यही है जो आ रहा है। और वो भी अपने आप में खुदायत की दावे करते हुए लोग। लेकिन अब नया सिलसिला शुरू हुआ है। वीगो डाले में लोग आते हैं, आकर किसी गाड़ी के पास रुकते हैं, रुकने के बाद गाड़ी में कोई हो ना हो, गाड़ी का सामान चोरी करके ले जाते। अब वही वीगो डाले आते हैं, सबको मालूम है इनको कोई हाथ नहीं रखेगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़े लोग होते हैं, इसके अंदर तो कोई पुलिस वाला रोकता नहीं, कोई पूछता नहीं। और फिर वो एक लड़के को उठाते हैं, उस बाकायदा उसको अगवा करते हैं, गाड़ी में डालते हैं। लड़का ये समझता है कि मुझे तो आज फिर ले गए या आज ले गए, उसके जहन में तो यही तस्वुर है ना डाले का, उसके जहन में तो ताकत का नशा है। लेकिन वो उसको बिठाते हैं, उसको बिठाकर उसके मोबाइल से तमाम डिजिटल करेंसी जिसकी मालियत तकरीबन $8,000 बनती है, और अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर दें तो तकरीबन 26 लाख रुपए उसके पास से अपने अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। न सिर्फ ये ताकतवर लोग, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग, पैसे वाले लोग, दौलत वाले लोग, और ये सारी डकैतियां कर रहे हैं। तो फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर गुर्बत बहुत बढ़ गई, गरीब डकैतियां मारता है, लेकिन यहाँ तो ये तमाम लोग ताकतवर है, क्योंकि आपने सिंबल बना दिया अनटच का। अनटच जो डाले में होगा वो अनटचेबल है, जो डाले में आएगा वो अनटचेबल है। तो जब आपने ये कह दिया कि वो अनटचेबल है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसको छूने पर कयामत बर्पा हो सकती है, जिसको छूने पर आप गायब हो सकते हैं, जिसको छूने पर आप लापता हो सकते हैं, जिसके छूने पर आपको अदालतों का सामना करना पड़ जाता है, वही डाले आते हैं और लेकर चले जाते हैं। जब यहां पर सड़क पर पड़े हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स का पता नहीं चलता तो उनका कैसे पता चल जाता है? लेकिन अगर ये पुलिस चाहे तो क्या मालूम नहीं कर सकती? एक सिंगर की गाड़ी गायब होती है और अगले 24 घंटे के अंदर उसकी गाड़ी मिल जाती है, एक और साहब की भी गाड़ी गुम होती है, वो गाड़ी भी मिल जाती है, लेकिन गरीब और जो कमजोर हो उसको नहीं मिलती।
कमजोर की जान जाती है। और एक बड़ा अजीब वाक्य हुआ। चलिए एक और बात, अब आपको पता है, आप ये सब लोगों ने कहा कि आबनाए हुर्मस खुल सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुल सकता, और अब तो ये चिड़ बन गई, यहां तक के वजीर आला सिंध खुद कहते हैं कि मैं जा चाहता हूं, मुझसे पूछते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं खुलना, और वो खुद कहते हैं कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि आबनाए हुर्मस खुल जाएगा, ये नहीं खुलेगा। मगर आपको मालूम है इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ? इस्लामाबाद में भी ऐसे ही हुआ कि तन्नोल फाटक बन के ही नहीं दे रही, तो एक साहब ने मजाकन लिख दिया कि आबनाए हुर्मस खुल सकता है, तन्नोल फाटक नहीं खुल सकती। तो आपको पता है उसके साथ किया, उसको पकड़ा और उसके ऊपर एक पीका कानून के तहत मुकदमा डाल दिया। तो ये भी सोचिए कि यहां पर कोई कराची को कहता है ये तो पेरिस है, एक खातून कह रही थी हुकूमत की, एक कहता है कि जनाब ये तो बहुत आला जगह बन गई है। वजीर आला सिंध ये फरमाते हैं कि 300 अरब रुपए इस एक साल के अंदर कराची के अंदर खर्च किए गए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जरा इस बात को समझो, 300 अरब का मतलब आप समझते हैं? 300 अरब का मतलब होता है 30,000 करोड़। कितने? 30,000 करोड़। मुझ जैसे एक आम आदमी की तनख्वाह अगर 50,000 रुपए हो तो साल की उसकी कुल तनख्वाह बनती है 6 लाख रुपए। कितनी? 6 लाख रुपए। और अगर उसको 10 साल करे तो 60 लाख रुपए। अगर वो 100 साल जीता है तो जब जाकर अगर वो 100 साल काम करे तो 6 करोड़ रुपए होते। और यहां पर हुकूमत ये दावा करती है कि उसने 30,000 करोड़ खर्च कर दिए। जन्नत बन जाना चाहिए इस शहर को, तो इस शहर को जन्नत का नजारा पेश करना चाहिए कि जहां पर 30,000 करोड़ सिर्फ एक साल में तरक्याती फंड के लिए, यानी चीजों की बनावट के लिए खर्च हो गया। खैर, खबर आप आगे चलिए। और अगर आपने मजाक उड़ाया तो फिर एक मुकदमे के लिए तैयार हो जाइए। आपने उन पर बात की तो मुकदमे के लिए तैयार हो जाइए। आपने बात की तो आपके ऊपर लंदन का इल्जाम लग जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यही बात हुई कि एमक्यूएम की तरफ से या चंद कराची के लोगों ने जब ये बातें करना शुरू की कि आसिफ अली दारी साहब की तबीयत नासाज है, तो फौरी तौर पर उन सब लोगों पर एक लंदन का इल्जाम लगाने के लिए कह दिया गया। बख्तावर भुट्टो दारी साहिबा की ट्वीट आ गई कि जनाबे वाला, एमक्यूएम यानी आपके, लफ्ज इस्तेमाल हुआ, एमक्यूएम यानी आपके लीडर तो बाहर चले गए, जरदारी साहब नहीं है। तो असल मसला यह है कि यहां पर जो भी हुकूमत पर तनकीद करेगा उसको ऊपर से लेके नीचे तक ये मिजाज बन चुका है कि उसके ऊपर एमक्यूएम लंदन का इल्जाम लगाइए। आप उसे अल्ताफ हुसैन साहब के साथ कनेक्ट कीजिए, उसको पकड़िए और बंद कर दीजिए। आप उसको पकड़िए और बंद कर दीजिए। आप उसको इल्जाम लगाइए और उसके बाद आप सोशल मीडिया पर बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर आप सही हो जाएंगे। कराची पर जो बात करेगा, जो ये कहेगा कि ये सड़क सही नहीं बनी, जो ये कहेगा कि सीवरेज का लाइन सही नहीं है, उस पर पहला इल्जाम ये, चाहे वो वजीर खानी जैसा एंकर क्यों ना हो। तो ये एक मिजाज है, ये एक मिजाज को जाहिर कर रहा है। तो पूरी कहानी बताने का मकसद आपको यही था। लेकिन एक और चीज तो बताना भूल गया, बड़ी रिफ्ट पैदा हुई है तहरीक इंसाफ के अंदर। और तहरीक इंसाफ के अंदर तीन बड़े नाम जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। इमरान खान के जेल में जाने के बाद जिसे जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया, एडवोकेट सलमान अकरम राजा, उसके इमरान खान की बहन अलीमा खान से ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए। दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लग गए, दोनों एक दूसरे के ग्रुप अलग करने लग गए। और अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि आइंदा दिनों के अंदर पहला इस्तीफा सलमान अकरम राजा का आ सकता है। 2 और इस्तीफे भी आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को फिर से कहानी जीरो से शुरू करने की नौबत आ रही है। ये महीना अप्रैल का, 9 अप्रैल को इस हालात में तहरीक इंसाफ ने जलसा नहीं किया। और फिर मई की 9 तारीख, वही 9 तारीख कि जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से पाकिस्तान फौज के मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए थे, उसका भी वक्त आ रहा है।
لیکن मफाहमत हुकूमत और इनके दरमियान ताहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। हकीकत यही है। आप जितनी आंखें बंद कर लें, और ये बात आप मानेंगे कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त लीडरशिप की लड़ाई ने इमरान खान को अब तक जेल के अंदर रखा हुआ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही। खबरें दो और देनी थी, लेकिन वक्त कम है, मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त है। डरिएगा नहीं, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं जानता हूं कि आपने प्रोग्राम को आखिर तक देखा है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह के बाद